कमलावती अपने बेटे राहुल के साथ सोनपुर गांव में रहती थी। वो दोनों पति पत्नी भगवान शंकर के भक्त थे। दोनों मिलकर सुबह शाम शंकर भगवान की पूजा आराधना किया करते थे। पर कुछ सालों बाद उसके पति मनोहर लाल की मौत हो गई। पति के जाने के बाद भी कमलावती अकेले ही भगवान शंकर के मंदिर जाती और उनको जल चढ़ाकर अपने दिन की शुरुआत करती। और अब कमलावती अपने पति के घर में अपने बेटे राहुल के साथ जैसे तैसे अपना दिन बिता रही थी। कमलावती बचपन से ही पेड़ पौधे लगाने की शौकीन रही थी और उसने आज भी अपने घर के बाहर एक बड़े से बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे लगा कर रखे हैं। और उसे जैसे ही समय मिलता तो वो उन्हें पानी देने और देखभाल करने के लिए आ जाती। एक दिन कमलावती अपने बगीचे में पौधा लगा ही रही थी कि इतने में उसका बेटा राहुल आकर कहता है, माँ, आपके बेटे को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई है। अब से मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और अकेले ही पूरे घर को संभाल लूंगा। अरे राहुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। तू बड़ा हो गया और घर संभालने लगा। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। हाँ माँ, खुशी की तो बात है। मैं क्या कह रही थी राहुल, अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए पंडित जी से रिश्ते की बात करूं। अब तू बड़ा हो गया है और समझदार भी हो गया है। जैसा आप ठीक समझो माँ। राहुल इतना कहकर घर के अंदर चला जाता है। अगले दिन कमलावती मंदिर जाकर पंडित जी से राहुल की योग्य लड़की ढूंढने को कहती है और फिर पंडित जी बरखा नाम की लड़की का रिश्ता लेकर आते हैं। जब कमलावती बरखा की तस्वीर देखती है तो पहली नजर में ही पसंद आ जाती है और कुछ ही दिनों में बरखा और राहुल की शादी करके बरखा को अपने घर ले आती है। जिसके बाद बरखा धीरे धीरे घर की सभी जिम्मेदारियों को समझने लगती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अब बरखा को एक प्यारा सा बेटा भी हो जाता है जिसका नाम कमलावती ने रखा रवि। अगले दिन जब राहुल अपने ऑफिस से घर आ रहा था तो उस दिन रास्ते में एक बहुत बड़ी कार से उसकी बाइक लगने से एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। जब कमलावती को ये पता चलता है तो वो जोर जोर से रोने लगती है और उसकी बहू सदमे में चली जाती है। बरखा, बरखा, क्या हुआ तुम्हें बहू? कमलावती के बहुत बुलाने के बाद बरखा को होश आता है और फिर कमलावती अपनी बहू को समझाते हुए कहती है, बरखा बेटा, अगर तुम ही इतनी टूट जाओगी तो तुम अपने बेटे को कैसे संभालोगी? तुम्हारा बेटा अभी बहुत छोटा है और उसको तुम्हारी बहुत जरूरत है। अभी रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी उनके घर के बाहर कोई दरवाजा खटखटाता है। कमलावती दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उनका वकील वरुण उनके घर आया था। कमलावती उन्हें अंदर आने के लिए कहती है। घर के अंदर आकर वरुण कहता है, कमलावती जी, आपके बेटे की मौत की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं बिना देर किए आपको कुछ बताने के लिए आपके घर आ गया। हाँ वरुण जी, बोलिए क्या बात है? राहुल जी मरने से पहले ही उन्होंने सारी जमीन जायदाद और ये घर बगीचा सब कुछ आपके नाम कर दिया था। मैं आपको यही बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वरुण की बात सुनकर बरखा मन ही मन जलने लग जाती है और कहती है, राहुल जी ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें अपनी पत्नी और बेटे की कोई परवाह नहीं है? उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपनी माँ कमलावती के नाम कर दिया। मैं भी तो इस घर में रहती हूँ, मेरे नाम उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। ऐसा सोचते हुए वो कमलावती की ओर गुस्से से देख रही थी। थोड़ी देर बात करने के बाद वरुण वहां से चले जाते हैं। उस दिन के बाद से बरखा कमलावती को बहुत ज्यादा परेशान करने लग गई थी। एक रात बरखा ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उसने कमलावती को सोते हुए देख उसकी उंगली पकड़कर प्रॉपर्टी के पेपर पर उसका अंगूठा ले लिया और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अगले दिन सुबह जब कमलावती नींद से उठी तो उसकी बहू बरखा उसके पास आकर कहने लगी, ए बुढ़िया, अब ये प्रॉपर्टी मेरी है। आज से इस घर पर सिर्फ मेरा और मेरा हक है और आज के बाद से तो तू इस घर में नहीं रह सकती। बहू, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कर मेरे साथ। मेरी तो इतनी उम्र हो गई है और मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? ऐसा मत कर बहू मेरे साथ। मुझे क्या पता तुम कहाँ जाओगी? जिधर नजर जाए उधर चली जाओ, पर इस घर में तुम्हारा रहना अब और नहीं होगा। ऐसा कहकर बरखा कमलावती को घर से निकाल देती है। वो लोगों से भीख मांगकर थोड़ा बहुत खा लेती है और रास्ते पर ही सो जाती है। एक दिन सड़क से जाते हुए उसको एक सुंदर सा बगीचा दिखा। वो उसी बगीचे में बैठकर भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगती है। रोते रोते उसकी आंख लग गई।
तभी भगवान शंकर उसके सपने में आते हैं और कहने लगते हैं, पुत्री, तुम दुखी मत हो। जीवन की परीक्षा तो कठिन ही होती है, पर कठिनाइयों को पार कर जीना ही जीवन कहलाता है। और तुम्हारे साथ तो मैं स्वयं हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत। और जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना। बगीचे के बीच जो बीज रखे हुए हैं, उस बीज को इस बगीचे में लगा देना, और ये बीज ही तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लेकर आएगी। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो जाते हैं और तभी कमलावती की नींद टूट जाती है। हे भोलेनाथ, क्या आप स्वयं मेरे सपने में आए थे मुझे रास्ता दिखाने? धन्य हो प्रभु, आपकी लीला धन्य हो। ऐसा कहकर कमलावती बगीचे के पीछे चली जाती है और वहां जाकर देखती है कि कुछ बीज जमीन पर गिरे हुए हैं। उन बीजों को उठाकर कमलावती उस बगीचे में लगा देती है और वहीं एक छोटी सी कुटिया बनाकर थोड़ा बहुत खान पान का जुगाड़ कर रात को सो जाती है। और अगले दिन जब वो सुबह नींद से उठी तो उसने देखा बगीचे में बहुत बड़े बड़े आम के पेड़, जिसमें पक्के पक्के आम लटक रहे हैं। उन पेड़ों को देखकर कमलावती हैरान हो जाती है। उसको तो अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। बहुत सारे आम को देखकर वो सोच में पड़ गई और फिर उसने आम को बाजार में ले जाकर बेचना शुरू किया। ऐसे ही कई दिनों तक लगातार मेहनत और पक्के आम बाजार में बेचने से उसकी कमाई जोरों से होने लगी और कुछ ही दिनों में उसने अपना एक दुकान भी खोल लिया। कमलावती शुरू से ही बहुत मेहनती थी, जिसकी वजह से उसकी दुकान धीरे धीरे एक फैक्ट्री में बदल गई। वहीं कुछ साल बाद वो बहुत अमीर हो जाती है और इधर बरखा का बेटा रवि अपनी अमीर गर्लफ्रेंड से शादी कर उसको अपने घर ले आता है। जिसके बाद बरखा के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि उसने कमलावती के साथ किया था। एक दिन रवि और सौम्या दोनों ने साजिश रचकर अपनी माँ बरखा को जायदाद से अलग कर दिया। मम्मी जी, आप इस घर में रहकर क्या करोगे? वैसे भी मैं आपकी मॉडर्न बहू हूँ। मैं अपने घर की सारी पुरानी चीजों को हटा रही हूँ और आप भी तो पुरानी चीजों में ही आती हो, तो इसीलिए सॉरी, आप यहाँ पर और नहीं रह सकती हो। ऐसा कहकर सौम्या बरखा को घर से निकालकर उसके मुंह पर गेट बंद कर देती है। बरखा दर दर की ठोकर खाने लगती है और सड़कों पर भीख मांगने लगती है। एक दिन वो भूखी प्यासी सड़क के एक किनारे पर पड़ी थी। तभी उसकी नजर एक बड़े से बंगले पर जाती है, जहाँ पर एक बुरी औरत गरीब लोगों में खाना बांट रही थी। बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ दिनों से खाने को नहीं मिला। लगता है वहाँ कोई भला इंसान गरीब लोगों में खाना बांट रहा है। चलो वहाँ जाकर कुछ खा लेती हूँ। ये सोचकर बरखा बंगले के पास जाती है और जैसी अपनी सास को गरीबों को खाना बांटते हुए देखती है तो वो हैरान हो जाती है और मन में ही सोचती है, सासू माँ और यहाँ पर कैसे? मैं उनको अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगी? एक काम करती हूँ, मैं अपना चेहरा अपने घूंघट से ढक लेती हूँ और खाना लेकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी। ऐसा सोचकर बरखा लाइन में लग जाती है, लेकिन तभी कमलावती की नजर बरखा के चेहरे पर पड़ती है। जिसके बाद कमलावती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी बहू से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो बहू? तुम्हारा ये हाल किसने किया? कमलावती की ये बात सुनकर बरखा घूंघट के अंदर से ही रोने लग गई और फिर चेहरा दिखाते हुए कमलावती को अपने साथ हुई सभी परेशानियों के बारे में बताती है। माँ जी, बचपन में किताबों में बहुत पढ़ा था कि जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा, और आज ये सब मेरे साथ जो हुआ, मैंने आपके साथ बरसों पहले किया था। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। बरखा, तुम रो मत। जो भी होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। ये भी तुमने पढ़ा होगा, अगर तुम मुझे अपने घर से नहीं निकालती तो मैं अपने पैरों पर कभी खड़ी नहीं हो पाती। भगवान शंकर जी की कृपा से आज मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, और तुम भी चिंता मत करो और भोलेनाथ पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आज से तुम मेरे पास रहोगी। ऐसा कहकर कमलावती बरखा को अपने घर के अंदर ले जाती है और दोनों सास बहू खुशी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, हमारी कहानियाँ पूरे परिवार के लिए उपयुक्त है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब ये साथ मिलकर देख सकते हैं। हमारी कहानियों को बच्चों के साथ बैठकर देखने की आदत बनाएं ताकि वे भी अपने जड़ों से जुड़ सकें। धन्यवाद।